मैथमेटिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो गॉस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चों एक जानकारी बेसिक होनी चाहिए। वो जानकारी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इससे रिलेटेड सारी बातें हमको आज यहाँ पे पहले करनी है, फिर गॉस थ्योरम पे जाएंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? होता क्या है कि आपको पता है कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी प्लेन से ये पास हो रही है। ये क्या है? एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन। अब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही हो, क्योंकि ये प्लेन हम मान के चलते हैं ऐसा है। यहाँ पे ये जो एरिया वेक्टर है, आपको ध्यान देना चाहिए कि ये एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही लेना होता है। मीन्स अगर हमसे कोई बात करता है कि इस बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो हम इस पर एक सीधा सा पेन लगा देंगे, इधर होगा। अब ये भी जरूरी नहीं कि इधर ही हो, अंदर भी हो सकता है। मीन्स अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। मीन्स एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बच्चों अगर मैं मान लूं कि ये एरिया वेक्टर एक इधर भी आपको हम शो कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से गई है। अच्छा, आपको समझना चाहिए कि एरिया वेक्टर तो अभी भी इसका इसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई। कितने एंगल पे हो गई? एट एंगल थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन। कहाँ से होना चाहिए? एरिया के नॉर्मल परपेंडिकुलर। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स अगर मैं मैथमेटिकल बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए। E डॉट ए मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपसे कोई पूछ सकता है कि अच्छा ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो भाई हमको पता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा भी मैं इसको लिख सकता हूँ। जब ई ए कॉस थीटा मैं यहाँ पे लिखूँगा, इससे हमको पता चल रहा है कि फाई जो है वो डिपेंड करता है ई पर, फाई डिपेंड करता है ए पर, एंड फाई डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? भाई यूनिट निकालना बहुत सिंपल काम है। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। एरिया की मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है? यूनिट है। अगर हमसे कोई कहता है कि इसका डायमेंशन बताइए, डायमेंशनल फार्मूला, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डायमेंशनल फार्मूला का मतलब पहले न्यूटन का लिखना चाहिए। न्यूटन मीन्स फोर्स, फोर्स का डायमेंशन ml - 2 मीटर स्क्वायर। मीटर मीन्स लेंथ, लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम। कूलम मीन्स चार्ज और Q इज इक्वल टू IT। तो इसका बच्चों क्या होता है? 80। इसको आप सॉल्व करेंगे तो
ml की पावर 3 t टू द पावर -3 a टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, मीन्स सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाएंगी। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन। अच्छा, दूसरा एरिया पर सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती लाइन, तो अब क्या है कि अगर एरिया ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया होता तो इसमें ये लाइन कवर हो जाती। मीन्स हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। क्यों? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ गई पासिंग थ्रू एनी एरिया। अच्छा, अब जरा आप ध्यान दीजिए, एंगल थीटा। भाई जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को झुकाते जाएंगे, मान लीजिए इसी एरिया में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होती, एरिया इधर होता, तो नॉर्मल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होता ही नहीं, थीटा कितना हो जाता? 90, तो फ्लक्स कितना आ जाता? 0। मीन्स जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द एरिया जाएगी तो क्या होगा? फ्लक्स 0 होगा। एरिया नहीं, एरिया वेक्टर। देखो बच्चों, जैसे ये बोर्ड एक एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अगर मैं एक इधर चार्ज रख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही हो, इस साइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और एरिया इधर है, तो फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, इसके बाद मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक और बात करनी है गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले, वो है सॉलिड एंगल। ओहो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, सॉलिड एंगल। ये क्या है बच्चों? आपको लीनियर एंगल के बारे में पता है, आपने पढ़ा, एक ये अगर आर्क खींच दिया गया तो इसके सेंटर से जो एंगल बनता है इस आर्क का, वो क्या कहलाता है? एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एंगल है। नॉर्मल लीनियर एंगल भी बोलते हैं एंगल। अगर ये रेडियस r है तो एंगल का फार्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। अगर इस आर्क को डेल्टा एस कह दो, इस लेंथ को क्या कह दो? डेल्टा एस। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस अपान आर। दिस इज एंगल। एंगल की क्या डेफिनेशन, क्या इसका हमारा जो है यूनिट होता है? रेडियन। एंगल को किससे मेजर करते हैं? रेडियन। ठीक है, रेडियन होता है। इसका डायमेंशन 0, L0। ये तो लीनियर एंगल है बच्चों। आपको तो ये भी जानकारी है कि लीनियर एंगल जो होता है वो आर्क की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। आर्क छोटी बड़ी हो सकती है और एंगल हो सकता है सेम रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि एक ये आर्क है, ठीक है, और इस आर्क ने यहां पे थीटा एंगल सबटेंड कर दिया। कितना एंगल बनाया बच्चों? थीटा। अब अगर मैं यहां पे एक आर्क ले लूं तो कि ये कितना एंगल बनाएगी यहां पे बताइए? इसका भी तो एंगल यहां थीटा बनेगा। इसका मतलब आर्क की लेंथ से एंगल का कोई मतलब नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसकी रेडियस कितनी है, क्योंकि आर्क छोटी हो गई तो इसकी रेडियस भी छोटी हो गई। क्लियर?
बच्चों आपको पता है अगर एक सीधी लाइन खींच दूं तो मैं पूछूं अब एंगल बताओ भैया सेंटर पे, अभी भी तो इसका एंगल थीटा रहेगा। कहने का सेंस ये है कि शेप से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि किस पॉइंट से एंगल लिया जा रहा, वहां से इसकी दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, जो इसके एंड के पॉइंट। अब थोड़ा सा बात करते हैं, आप लोगों ने आइसक्रीम बहुत खाई होगी। जब आइसक्रीम खाई है तो आपको पता है कि कोन देखा होगा सबने, है कोन देखा है, कुछ ऐसा होता है। होता है ना, हाँ सर खाई तो है, अच्छा तो आज उसके बारे में पढ़ भी लो। ये एंगल जो कहलाता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ओमेगा से लिखते हैं। ये क्या है, सॉलिड एंगल। कई बुकों में इसको ओम से भी लिखते हैं, इस साइन से भी लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किससे लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है, ये एरिया, ठीक है, मान लीजिए डेल्टा ए है, सिंपल सी बात है, एरिया वेक्टर लेना होता है, वेक्टर ये हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। बट एक बात यहां ध्यान रखना कि ये जो आर होता है ये पूरे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और हर जगह सेम होता है। मतलब यहां से मिलाओगे तो भी आर डिस्टेंस, कहीं से भी इस पॉइंट से मिला दो इसको, हर जगह डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सरफेस की आर होनी चाहिए। इसका मतलब कुछ स्फेरिकल शेप, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहें हम कि ये एक स्फेरिकल है, ये क्या है, ये हेमी स्फीयर है। अब इसका हम पूछें कि भैया सॉलिड एंगल बताओ, सिंपल सी बात है, ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस आर मान लीजिए, अपान रेडियस का स्क्वायर, ओमेगा कितना आएगा 2 पाई। तो एक हेमीस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना आ जाता है 2 पाई। तो सॉलिड एंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई, सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ एरिया वेक्टर टू द रेडियस स्क्वायर या टू द डिस्टेंस स्क्वायर, बट द डिस्टेंस ऑफ each point of the surface will be same from the center। सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा, तो हमने ये समझ लिया। अब देखो ध्यान से, हमने आपको बताया कि अगर कोई ये एरिया है और यहाँ पे हम एक सॉलिड एंगल निकालते हैं, ये सॉलिड एंगल है, इसको हमने ओमेगा से कहा, तो हमने बताया ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा ए मीन्स इसका एरिया, डेल्टा शब्द जहां भी यूज हो, डेल्टा ए का मतलब है छोटा सा एरिया, ठीक है। और इसकी इस सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, आर है। अच्छी बात है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई कह दे कि भाई ऐसा है, इस एरिया का बताइए, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये एरिया कितना है, डेल्टा ए डैश है, ये एरिया कितना है, डेल्टा ए डैश, ठीक है बच्चों। अगर ये एरिया कितना है, डेल्टा ए डैश है, थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम को मेंटेन करना है, ओहो ठीक है। अब जरा सोचिए यहां पे, जब ये डेल्टा ए डैश है तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर जाएगा, लेकिन जैसे एंगल में होता है ना कि इतना आर्क का अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, तो अगर इतनी आर्क हो तो भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। वैसे ही जब इस एरिया का डेल्टा ए डैश का कंपोनेंट निकालोगे तो वो इस डायरेक्शन में निकालोगे, आर की डायरेक्शन में, तो क्या निकलेगा, डेल्टा ए डैश कॉस थीटा।
तो यही फार्मूला हो जाएगा डेल्टा ए डैश कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तब ओमेगा ऐसा हो जाएगा। मीन्स एरिया से डिपेंड नहीं करता, एरिया और रेडियस वेक्टर के बीच कितना एंगल बनना है इस बात पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमको हमेशा नॉर्मल एरिया से मतलब रखना है, किसी और एरिया से मतलब नहीं रखना। बच्चों अगर मैं यहाँ पे बेसिक बात कर दूं, देखिए इसमें याद रखना ये एरिया डेल्टा ए था और ये डेल्टा ए डैश, और सबसे बड़ी बात दोनों का सॉलिड एंगल क्या है, सेम। एरिया ज़्यादा हुआ कॉस थीटा लग गया, कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है जनरली 1 से कम होती है, मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा ए डैश की वैल्यू नॉर्मल एरिया में 1 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि जो सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, उसका एरिया से कोई मतलब नहीं होता, बस मतलब ये होता है कि उसका उस पॉइंट से परपेंडिकुलर में उस एरिया के कंपोनेंट का डिस्टेंस कितना है। बच्चों इस तरीके से अगर मैं बात करूं, आपको मैं एक स्फीयर ले लूं, क्या ले लूं, स्फीयर, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या मैं ले लेता हूं, आर। अब मैं कहूं इस आर रेडियस के स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा। भाई सीधी सी बात है, ओमेगा हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर फॉर स्फीयर डेल्टा ए कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया आर स्क्वायर, तो क्या बचा, ओमेगा इज इक्वल टू बच गया हमारे पास 4 पाई। इसका मतलब इस सिचुएशन में सॉलिड एंगल 4 पाई आएगा। अच्छा, अब मैंने तो आपको बताया कि सॉलिड एंगल शेप पर डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो क्या सॉलिड एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। रेडियस को आधा कर दूं तो क्या सॉलिड एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। सबका सॉलिड एंगल कितना होगा 4 पाई। इसका मतलब हुआ कि कैसा भी सरफेस हो, अगर वो चारों तरफ से बंद है, मींस इनक्लोज्ड सरफेस है, तो इनक्लोज्ड सरफेस का सॉलिड एंगल हमेशा 4 पाई ही होता है। ये बात आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सॉलिड एंगल हम सीख गए। अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम। अब हमारा टॉपिक आ गया अपना गॉस थ्योरम। इसलिए हम पढ़ रहे थे क्योंकि बिना सॉलिड एंगल और बिना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जाने गॉस थ्योरम को पढ़ना मुश्किल है। एक चीज और बच गई है, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होगी। भाई ओमेगा अभी आपने पढ़ा सॉलिड एंगल में डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल था। तो इसकी यूनिट बच्चों स्टेरेडियन होती है। क्या होती है, स्टेरेडियन। और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्यों, एरिया की एल स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर, तो डायमेंशन लेस होता है बट यूनिट होती है। ऐसी 2 ही 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनमें डायमेंशन नहीं होती लेकिन यूनिट होती है, इसीलिए इसको याद रखें। हाँ, गॉस थ्योरम की मैं बात कर रहा था। गॉस थ्योरम है क्या? गॉस थ्योरम ये बताती है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, कैसा है, क्लोज सरफेस, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए कि कुछ चार्ज है Q, तो गॉस थ्योरम ये बताती है द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस कुछ भी हो सकता है। हमने एक चार्ज Q को मुट्ठी में बंद कर लिया, अब ये मुट्ठी हमारी क्या हो गई, क्लोज सरफेस हो गई। हमने Q चार्ज को कमरे में रखा, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, अब ये क्या हो गया, क्लोज सरफेस हो गया। हमने माचिस की डिब्बी में एक Q चार्ज रख दिया, माचिस डिब्बी क्लोज कर दी, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए, बस इतनी सी बात। तो ये गॉस थ्योरम कहती है
कि अगर Q चार्ज किसी क्लोज सरफेस में रखा है तो इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस में प्रेजेंट चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है कि नेट फ्लक्स passes through any closed surface is 1/epsilon naught times of total charge enclosed in it। ठीक है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, इसमें जितना टोटल चार्ज क्या होगा? बंद होगा। अच्छा, अच्छी बात है कि टोटल चार्ज जितना इनक्लोज होगा उसका 1/एप्सिलॉन0 मीन्स अगर Q चार्ज अंदर प्रेजेंट है तो फाई कितना आएगा? Q/एप्सिलॉन0। कोई पूछ देता है कि भैया ऐसा है, एक ऐसा सरफेस है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 इतने सारे चार्ज हैं, ठीक है। अब कितना फ्लक्स आएगा? तो भैया -Q1 + Q2 + Q3 + Q4/एप्सिलॉन0 ये फ्लक्स हो जाएगा। मीन्स गॉस थ्योरम का यूज कितना इजी है। गॉस थ्योरम क्या बताती है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, लेकिन कैसा सरफेस होने? क्लोज सरफेस से, उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/एप्सिलॉन0 टाइम्स होता है। बहुत सारे चार्ज हैं तो सबको ऐड कर लेंगे, माइनस वाले घट जाएंगे, जैसा भी आएगा /एप्सिलॉन0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, बच्चे पूछते हैं कि इन्होंने अंदर वाले चार्ज की बात की, अगर बाहर चार्ज है सर तो क्या करेंगे? मीन्स अगर Q चार्ज सरफेस के बाहर है, अब इससे फ्लक्स कितना निकलेगा? तो इसका नेट फ्लक्स हमेशा 0 आएगा। अगर बाहर चार्ज है तो किसी सरफेस का नेट फ्लक्स हमेशा क्या आना है? 0 आना है। क्यों? क्योंकि देखो ना, मान लीजिए प्लस चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, ऐसे तो होता है। अब देखिए आप, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन। यहां से अगर 2 लाइन पास हुई, आने का फ्लक्स 2 है तो 2 लाइन चली गई, जाने का भी फ्लक्स 2 हो गया। आने का फ्लक्स हमेशा निगेटिव होता है क्लोज सरफेस में, जाने का फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। मीन्स आने का -2 तो जाने का फाई इन फाई आउट तो प्लस का 2, तो इसका मतलब नेट कितना आएगा? नेट फ्लक्स हमेशा 0 ही मिलेगा। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर किसी क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज होता है तो नेट फ्लक्स हमेशा 0 ही मिलेगा। तो नेट फ्लक्स कब मिलना है? जब चार्ज किसी सरफेस के अंदर हो। यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम गॉस थ्योरम की प्रूविंग करते हैं। इसकी क्या करते हैं? प्रूविंग, इसका सत्यापन करते हैं। ठीक है, हमने बच्चों सपोज कर लिया कि एक ये मान लिया सरफेस, ठीक है। हमने मान लिया यहां पे कोई हमने Q चार्ज ले लिया। हमें क्या प्रूव करना है? हमें गॉस थ्योरम प्रूव करनी है। और गॉस थ्योरम में क्या कहता है कि नेट फ्लक्स Q/एप्सिलॉन0 प्रूव करना। अच्छी बात है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जब Q चार्ज मेरे पास है तो मैं यहां पे एक एरिया कंसीडर करूंगा। क्यों? हमको फ्लक्स निकालना है। जब हमको फ्लक्स पता करना है तो सबसे पहले हमको
फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। भाई यहां से इस एरिया की डिस्टेंस r मान लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आ रहा है? देखो एरिया वेक्टर ऐसा है, अब इसके परपेंडिकुलर क्या, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये आ गई। हमने डी एरिया मान लिया, देखो ना एरिया वेक्टर, ठीक है, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई सपोज कर लिया। जब ऐसा हो गया, अब इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। बच्चों इसमें ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पे बात होती है तो वो सोचते हैं कि हमको फ्लक्स निकालना है तो एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाना, नहीं, कॉन्सेप्ट से। अभी मैं अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर लेता, मान लीजिए कोई ऐसा होता, यहाँ एरिया वेक्टर लेता तो ऐसे बनाता। तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस लेना है, किसी और डायरेक्शन में नहीं लेना है। जब ये हो गया, हमको फ्लक्स निकालना है, तो हमारे फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, क्या फार्मूला होता है फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डीए। डीए एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना आएगा, ई डॉट डी, छोटा सा एरिया ई डॉट डी। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आएगी, ई डी ए कॉस थीटा। बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि अगर कोई Q चार्ज रखा है और इससे R डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है ना, वही यहाँ पे लग जाएगा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे, देखो Q चार्ज है और R डिस्टेंस पर हमको यहाँ P पॉइंट पे फील्ड की बात करनी है, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपान R स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। डी फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q इंटू डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर। जरा आप सोचिए, यहाँ पे आपको अभी अभी मैंने सॉलिड एंगल पढ़ाया था, तो मैंने कहा था डी ए अपान आर स्क्वायर होता है जब थीटा के नॉर्मल एरिया हो, जब आर के नॉर्मल एरिया होता है। बट यहाँ पे तो थीटा एंगल पे है, तो क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये मैं सॉलिड एंगल लिख सकता हूँ, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आया, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इस चीज को इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों, हमको पता है कि अगर छोटे से एरिया का फ्लक्स डी फाई है, हमको टोटल एरिया का फ्लक्स निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। एक ही मेथड हमको पता है, ठीक है। छोटे छोटे एरिया सबका निकाल के फिर जोड़ना तो पॉसिबल होता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे करेंगे, सो नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ये कितना हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। आपको पता है
जब टोटल सॉलिड एंगल किसी भी पॉइंट के चारों तरफ का लेते हैं, तो अभी मैंने निकाला था कितना आया था 4 पाई, और मैंने कहा था कि टोटल सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होती है, शेप से डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि डी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई हो जाएगी। तो फाई कितना आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई मीन्स फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरा गॉस थ्योरम की प्रूविंग आ गई है? हाँ आ गई। मीन्स हमने पढ़ लिया कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपान एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। यहाँ तक कर लेने के बाद हमको यहाँ पे गॉस थ्योरम की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो हमको गॉस थ्योरम में क्यूब प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्यूब प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अगर एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पे हमने क्यू चार्ज पुट कर दिया, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, नेट फ्लक्स की तरह पास होगा। सिंपल सी बात है, क्यू चार्ज है और क्यूब के अंदर रखा हुआ, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। हमको तो पता है क्यू चार्ज को चाहे तुम क्यूब में रख दो, चाहे तुम स्फीयर में रख दो, चाहे तुम टेढ़े मेढ़े साइज में रख दो, अगर क्यू चार्ज है और वो इनक्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, 3D डायग्राम में है, तो नेट फ्लक्स हमेशा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 आना है। इसमें तो हमको कुछ सोचना ही नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसमें यह भी बहुत पूछा जाता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस मीन्स जैसे ए बी सी डी से हमको निकालना हो। ओह, सोचिए इस क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, तो किसी क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस में आपको केवल एक सरफेस का चाहिए, तो भाई 6 सरफेस से कितना हो रहा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। 6 से है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो 1 से कितना होगा, जितना टोटल से जा रहा उसको भैया 6 से हम डिवाइड कर लेंगे। ओहो हो, मीन्स क्यू अपान 6 एप्सिलॉन 0। क्या होगा मेरा आंसर, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन 0। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर पहला था कि चार्ज एट सेंटर था, दूसरा है कि चार्ज एट वन एज, एज मतलब यहां बीचों बीच में। जब बीचों बीच में है इसका मतलब आधा पोर्शन इस क्यूब के अंदर होगा, आधा पोर्शन क्यूब के बाहर होगा। इस सिचुएशन में नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब क्या होगा भाई,
यहाँ पे रखा हुआ है, अगर हम एक दूसरा क्यूब नीचे रख दें तो नीचे वाला भी आधा पोर्शन बंद हो जाएगा, और जब टोटल चार्ज बंद हो जाएगा तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसका मतलब यहाँ आधा बंद है तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन 0। कितना इजी, ठीक है। तीसरा हमको इसका देखना है, व्हेन चार्ज इज एट 1 एज, जब चार्ज कहाँ पे है, एक एज पर है। एज का मतलब बच्चों किनारा, यहां पे सिंपल सी बात है, अगर एज पे ऐसा चार्ज पुट किया जाए कि उसका एक पार्ट अंदर रहे, बाकी 3 पार्ट बाहर हो जाएंगे। भाई अगर इस चार्ज को बंद करना है तो एक क्यूब यहाँ नीचे लगाना पड़ेगा और 2 क्यूब इसके ऊपर रखने पड़ेंगे। मीन्स अब इस चार्ज को बंद करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 4 क्यूब यूज हो जाएंगे। इसका मतलब नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब कितना होगा, क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। ये कब होगा, जब एक एज के एक कॉर्नर पे रख दें, एक एज के बिल्कुल किनारे पर, ठीक है। जैसे बोर्ड है, इसका ये एज है। अब यहाँ सोचिए कोई चार्ज अंदर घुसेड़ दिया जाए, ऐसा घुसेड़ा जाए कि उसका 3 पार्ट बाहर रहे, एक अंदर रहे, तो एक का ही तो फ्लक्स होगा। अब सारे का तो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, एक पार्ट अंदर है, 4 में से एक पार्ट केवल अंदर है, तो 1/4 हो जाएगा, तो क्यू अपान 4 एप्सिलॉन। अब अगर मैं कहूं कि एक केस और है मेरे पास, चौथा केस, इफ चार्ज इज एट 1 कॉर्नर ऑफ क्यूब। अगर चार्ज कहाँ हो जाए, एक कॉर्नर पे हो जाए, तब कितना हो। डायग्राम देखते हैं पहले तो। अगर यहाँ पे एक चार्ज को पुट करेंगे तो बच्चों अब इस चार्ज Q को बंद करने के लिए हमको 8 क्यूब यूज करने पड़ेंगे। देखो ना, यहाँ रखा 3D डायग्राम है, एक इधर, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, 4 तो नीचे लग गए, फिर 4 ऊपर। मीन्स टोटल 8 क्यूब यूज करेंगे तब ये चार्ज बंद होगा। तो 8 क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा जब क्यू चार्ज बंद हो गया, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्योंकि हमको पता है अगर क्यू चार्ज कहीं पर इंक्लोज होता है तो उसका नेट फ्लक्स क्या आता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो 8 चार्ज का 8 क्यूब से क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो 1 क्यूब से कितना होगा, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब इज इक्वल टू क्यू अपान 8 एप्सिलॉन। ये कितना होगा बच्चों, क्यू अपान 8 एप्सिलॉन। अब यहां पे एक चीज और पूछी जाती है, क्या कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ADBC या ABCD कह दो, लोग कहते नहीं सीक्वेंस में बोलिए सर। अच्छा लो भैया, कहाँ से निकालना है, ABCD। ओह
क्या होगा बच्चों? देखिए जब एक कॉर्नर पे क्यूब के होगा चार्ज, तो इस सरफेस का फ्लक्स जीरो, इस सरफेस का फ्लक्स जीरो, क्योंकि जो फ्लक्स टच हो रहे होंगे उनका नेट फ्लक्स जीरो, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ रखा है, अब इस पर टच हो रहा ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, एरिया वेक्टर इधर 90 डिग्री बन जाएगा, इन दोनों पे जीरो होगी। तो किस पे बचेगा? 3 सरफेस पे बचेगा। कौन कौन सी सरफेस पर बचेगा? इस पे बचेगा, इस पे बचेगा, और एक इसके पीछे, ठीक है? तो ये वाला सरफेस, ये ऊपर वाला ABGH 3 पे बचेगा। तो सोचिए ये टोटल फ्लक्स था, इसका 1/3 बचेगा, क्योंकि 3 से जा रहा ना इतना, तो 1 से कितना जाएगा? वो तीनों सिमिट्री पे होंगे। Q/8ε0 इंटू 1/3 मीन्स Q/24ε0। याद रखना। अच्छा, अब कोई पूछ दे फ्लक्स पासिंग थ्रू BCFG, ये वाला भैया फ्लक्स कितना होगा? जीरो। इसका फ्लक्स कितना होगा? जीरो, क्योंकि टच हो रहा चार्ज, टच हो रहा फ्लक्स, जीरो, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये भी पूछा जाता है काफी ज्यादा। बच्चों अगर मैं बेसिक बात करूं, एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, क्या कि एक चार्ज सॉरी, पहले तो हेडिंग हटाओ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था, क्या एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड कितनी है? A है, अच्छी बात है। इस स्क्वायर से के सेंटर से A/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज हमने +Q रख दिया। अब इस +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स बताइए। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर। हमको क्या करना है? फ्लक्स फाइंड करना है, और वो कहां से पास हो रहा हो? स्क्वायर से। बच्चों अभी इसको देखकर आपको इस क्वेश्चन को करने का कोई आइडिया नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसमें एक क्यूब की तरह सोचें, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको क्यूब की तरह सोच लें कि ऐसा एक क्यूब अगर हम बढ़ा के बना लें, तो क्या आपको दिखाई दे रहा? अरे सर ये तो वही केस है जो पहला आपने कराया था, क्यू चार्ज सेंटर पे है तो नेट फ्लक्स। सिंपल सी बात, Q/ε0 इंटू 6, तो Q/6ε0। ये कहां से आया फ्लक्स? ABCD का। ये फाई किसका है? लिख देते हैं क्लियर, ABCD। सिंपल है या नहीं है ये क्वेश्चन? इस पर कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर इसकी साइड को डबल कर दिया जाए, स्क्वायर की साइड डबल कर दें और ये डिस्टेंस भी डबल कर दें, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा Q/6ε0।
क्योंकि दोनों केस में फिर से वही क्यूब बन जाएगा और एक सरफेस बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। अब आपसे पूछा जाता है कि अगर, ठीक है, एक सरफेस S1 है और एक सरफेस S2, यहाँ पे 2 कूलाम का चार्ज है, यहाँ पे 3 कूलाम है, यहाँ पे -2 कूलाम है, यहाँ पे -3 कूलाम है, ठीक है, यहाँ पे +8 कूलाम है। और आपसे कहा जाए फाइंड फ्लक्स फ्रॉम S1 एंड फ्रॉम S2, तो फ्लक्स, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 किससे निकालने जा रहे हैं? S1 से। फाई S1 कितना होगा बच्चों? सोचो। अरे सर आपने तो अभी भी बताया था नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। तो इसके अंदर का नेट चार्ज S1 का नेट चार्ज कितना है? ओहो, 2 + 3 - 2, 1 2 3 ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया बच्चों? 2 + 3 - 2 कितना आ गया? 3 अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 8.85 × 10⁻12, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया बच्चों। आंसर क्या होता है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अच्छा, अब नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू S2, ये कैसे आएगा भैया? फाई S2, सिंपल सी बात है, जब S2 से निकालना है तो देखेंगे S2 के अंदर कितना चार्ज है। अब कई लोग मिस्टेक ये करते हैं ना, सोचते हैं S2 के अंदर क्यों लिखिए ना, ये भी तो है भाई साहब। S2 के लिए हम सबको कंसीडर करना पड़ेगा, मीन्स 1 2 कूलाम +2, ये वाला 3 कूलाम प्लस ये -2 कूलाम, फिर ये कितना आ गया? -3 कूलाम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। फाई S2 कितना आ गया? अंडा 0। तो नेट फ्लक्स S2 से कितना आ गया? 0। कई लोगों को लगा कि 8 कूलाम तो यूजे नहीं हुआ यार, ये तो रखा ही रहेगा। अरे भैया, तो मैंने तो आपको 100 बार बताया, किसी क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्ज होता है उसकी वजह से क्लोज सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं होता, होता ही नहीं तो क्यों कैलकुलेट करें। अब आपसे कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन और है, बस लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अगर आप करने बैठ जाएंगे तो करते रहेंगे, बट अभी हम लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। हमसे कहा गया एक सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी है, ऐसे एक सिलेंडर, इस सिलेंडर के सेंटर पर Q चार्ज रखा है, +Q। हमसे कहा गया कि +Q चार्ज इज एट सेंटर ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस R and length L. If flux passing through curved surface is phi, अगर इसके कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना पास हो रहा हो? phi, then find the net flux passing through
वन प्लेन सरफेस। देखो बच्चों, सिलेंडर में एक कर्व्ड सरफेस होता है, दो प्लेन होते हैं। जैसे ये सिलेंड्रिकल है, ये प्लेन है, सॉरी ये कर्व्ड है पूरा चारों तरफ जो गिरा हुआ है, और ये वाला, ये और ये वाला, ये क्या है, ये प्लेन है। तो प्लेन सरफेस का मतलब यहां का हमसे फ्लक्स पूछा गया है। आप कहेंगे सर हम तो इधर वाला निकालेंगे, भैया वो निकालो, सेम आना है। हम मान लेते हैं कि एक प्लेन सरफेस का फ्लक्स फाई पी है, तो दूसरे प्लेन का भी फ्लक्स कितना होगा, फाई पी होगा। और सरफेस का फ्लक्स हमको दे दिया है, फाई दे दिया। अब दोनों प्लेन के फ्लक्स और सरफेस का फ्लक्स जोड़ देंगे तो सर कितना होगा, अरे भाई जो इसका नेट फ्लक्स होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट फ्लक्स कितना होगा, Q अपान एप्सिलॉन जीरो। अरे ये तो हो नहीं था। अब लोगों ने कहा भैया नेट फ्लक्स तो ये है, तो ये बताइए कि टोटल कैसे निकाले। अरे भाई इसका और ये टोटल जोड़ दो, मीन्स फाई पी प्लस फाई एस प्लस फाई पी टोटल आ गया Q अपान एप्सिलॉन जीरो। वैल्यू पुट कर दो, 2 फाई पी, फाई एस की जगह क्या रख दिया, फाई Q अपान एप्सिलॉन जीरो। इससे पता चला कि 2 फाई पी इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो फाई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपान एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा आंसर है। मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत। क्या किया गया, नेट फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन जीरो, और नेट फ्लक्स आएगा कैसे, इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स। इसका तो दिया है फाई, क्वेश्चन में ही दिया सब। फाई एस न लिख करके कर्व सरफेस को आप फाई सी भी लिख लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कर्व और प्लेन, सिंपल। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है।